अच्छा, लास्ट टाइम यहाँ तक हमने इसे डिस्कस किया था कि जब पैराशूट ओपन होगा तो इस तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, और विदाउट पैराशूट जो मूवमेंट होगी वो सिनेरियो पूरा यहाँ तक था आपके पास। और प्लस इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और इसमें होता है फोर्सेस का, जिसमें आपके पास जो फोर्सेस हैं वो 90 डिग्री पर एक्ट कर रही होती हैं। ठीक है। वो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है क्योंकि हमने फ्री फॉल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने थे, और 90 डिग्री फोर्सेस का जो क्वेश्चन है वो भी, क्योंकि लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि फोर्सेस आपके पास एक लाइन में होंगी, यानी पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी एग्जाम में नहीं आएगी। तो लेट्स सपोज पहले हम 90 डिग्री क्वेश्चन को देखते हैं। सर ये फोर्सेस का टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। मतलब हाँ, स्टार्टिंग में जो बेसिक फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद पास करता हूँ। हाँ। मतलब फोर्सेस इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ठीक। अब इसका जो क्वेश्चन है ना ये वाला। ठीक है। अब इसमें आप देखो कि दो फोर्सेस 90 डिग्री पर एक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। अब इसके फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कुछ भी पूछा हो, उससे फिलहाल अभी हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसका बी पार्ट डिस्कस करें, जिसमें उन्होंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछी, और ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो अब ये आपके पास 4 मार्क का क्वेश्चन जो है वो, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब इस 4 मार्क के क्वेश्चन में करना क्या होगा हमें, बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 90 डिग्री फोर्सेस हैं। अगर आपके पास 90 डिग्री गिवन हो, ठीक है, आप सिंपली जब मैथ्स या ज्योमेट्री में भी 90 डिग्री सॉल्व करते हो तो वहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, राइट, 90 डिग्री को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर भी क्योंकि 90 डिग्री पर फोर्सेस है तो यहाँ भी सेम आइडिया हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री से आपको एक चीज कंफर्म हो गई कि एंगल फिक्स है, एंगल चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने लिखा है इट शोज द डायरेक्शंस ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ डिफरेंट बलून, और डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बलून। अच्छा, इसके दो मेथड्स होते हैं, एक डायग्राम मेथड होता है, एक फॉर्मूला मेथड होता है। दोनों आपको बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभार जैसे पुराने पेपर्स में आप देखोगे तो कहीं कहीं पर उन्होंने पूछा हुआ है कि डायग्राम ड्रॉ करके आपने बताना है। ठीक है। तो आपके पास ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ डायग्राम पूछ लें, और ये भी हो सकता है कि दोनों ऑप्शंस आपके पास हो, और ये भी हो सकता है कि सिर्फ आपसे वो फॉर्मूला मेथड पूछे। अच्छा, पहले हम मेथड 1 कर रहे हैं, फॉर्मूला मेथड, क्योंकि वो इजी है, डायरेक्ट मेथड है। तो फॉर एग्जांपल मेथड 1 कैलकुलेशन। ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन मेथड के अकॉर्डिंगली आपको क्लियरली क्वेश्चन की डायग्राम में एक नजर आ रहा है, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर, एक बेस हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। अब वो किसी भी डायरेक्शन में हो लेकिन इनका 90 डिग्री बन रहा होगा लाजमी। ठीक है। और बाकी जो है वो, इसका हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे इस तरह से। ठीक है। ये सर वैल्यू जो जी ऊपर वाला पार्ट है वो 0.4 है उसका फोर्स। जीरो और जो पॉइंट साइड वाला जीरो ई का। पॉइंट सेवन फोर ओके। ठीक है। तो सिंपल दो वैल्यूज गिवन है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों पे आपने पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, क्योंकि उसमें 90 डिग्री होता है, और वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद ये साइड हम फाइंड आउट कर रहे हैं बेसिकली।
सर कभी ऐसे हो सकता है कि एच गिवन हो? नहीं, इसमें 90 डिग्री में ऐसा नहीं होगा। पहले क्वेश्चन आते थे, उसमें कोई भी रैंडम एंगल देते थे, जैसे 30 हो गया, 48 हो गया, 62 हो गया, इस तरह से उसमें पॉसिबिलिटी होती थी। तो अब सिर्फ 90 आएंगे? अब सिर्फ 90 डिग्री या पैरेलल आएंगे बस। तो इसलिए हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। इन्होंने न्यू सिलेबस के पेपर में, ये 2023 के पेपर्स हैं, इसलिए इन्होंने इसमें ये क्वेश्चंस भी दिए ताकि आपको एक रेफरेंस मिल सके कि न्यू क्वेश्चंस में उन्होंने सिर्फ 90 डिग्री दिया आपको। ठीक है। ओके, तो सर अगर पास पेपर में दूसरे 90 डिग्री के अलावा एंगल्स हों तो मैं करूँ या ना करूँ? नहीं, वो अभी नहीं करने आपने, वो नहीं आएंगे, क्योंकि पास पेपर्स में आपको मिलेंगे एंगल्स दूसरे, वो नहीं करने हमने। ठीक है, इसलिए ये आपको डायरेक्ट 90 डिग्री वाला क्वेश्चन करवाए, वो वाले करने की अभी हमें नीड नहीं है। सर वो ज़्यादा मुश्किल होते हैं? वो बेसिकली आपके पास का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी मुश्किल नहीं है, वो भी आसान ही होते हैं। लेकिन अब क्योंकि वो आएंगे ही नहीं, तो उनको करने की फिलहाल अभी नीड नहीं है, क्योंकि हमें बाकी चीज़ें कवर कर लेनी चाहिए उसके बजाय कि हम वो मेथड पहले डिस्कस करें। ठीक है। अच्छा, इसका आंसर आ रहा है 0.84 न्यूटन्स। ठीक है। अच्छा, ये कैलकुलेशन मेथड हो गया। अब फॉर एग्जांपल अभी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है। अगर हम मेथड 2 में डायग्राम यूज करते, तो डायग्राम में बेसिकली ये होता है कि अब जिस तरह की डायग्राम गिवन है, उसको हमें प्रॉपर स्केलिंग में लेकर आना है। स्केलिंग के लिए आप अपनी मर्जी का स्केल कंसिडर करोगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर 0.74 है और 0.4 है, आपने इसको इस तरह से अपने गिवन स्पेस, यानी जो भी आपके पास पेपर में ब्लैंक स्पेस गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली इस तरह से मैनेज करना है कि डायग्राम आपके पास इसमें इजीली ड्रॉ भी कर सको आप, और डायग्राम बहुत छोटी ना हो, बहुत बड़ी ना हो, एक एवरेज डायग्राम हो, ताकि आप उसे रिप्रेजेंट भी सही कर सको, और उसे मेजरमेंट भी सही से उसकी कर सको आप। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि लेट सपोज हमने यहाँ पर स्केल कंसिडर किया। सर इसका मैग्नीट्यूड ये है 0.84 न्यूटन। हाँ, मैग्नीट्यूड ये आ रहा है। और अगर लिखा हो कि डायरेक्शन ऑफ द वो भी करेंगे, अभी डायरेक्शन भी डायरेक्शन प्रिंट ऑफ करनी है। रिजल्ट फोर्स, तो सर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा क्या? वही आपको बता रहा हूँ, पहले हम दोनों का मैग्नीट्यूड देख लें कि दोनों मेथड से किस तरह से फाइंड आउट हो रहा है। फिर दोनों की डायरेक्शंस भी देखेंगे कि डायरेक्शन दोनों मेथड्स में से कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्शन भी पूछी है उन्होंने। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर आपने स्केल सेलेक्ट किया कि 0.1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के इक्वल कंसिडर कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास जो लाइन थी 0.4 की, ये इक्वल हो जाएगी 4 सेंटीमीटर के, और ये वाली लाइन 7.4 के। तो हमें एक वर्टिकल लाइन बनानी है 7.4 सेंटीमीटर की, और हॉरिजॉन्टल बनानी है 4 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर आपके पास इजी स्पेस है, आप यहाँ पे 7.4 मार्क करोगे सबसे पहले। ये भी मेथड है उसका? ये मेथड 2 है, डायग्राम मेथड। तो तो अगर वो सर हम आपसे सिर्फ मेथड वन नहीं यूज कर सकते हैं अगर हम वो सिर्फ मेथड वन वो यूज करें? आपसे अगर सिर्फ मेथड 2 पूछ लें, तो फिर आपको सिर्फ डायग्राम बनानी पड़ेगी, फिर मेथड 1 के मार्क्स नहीं मिलेंगे। सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभार ऐसा होता है कि वो आपसे कह देते कि सिर्फ डायग्राम बनानी है, तो फिर आपको सिर्फ डायग्राम ही ड्रॉ करनी पड़ेगी।
यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी, यानी 4 न्यूटन्स, 0.4 न्यूटन्स। और दूसरी वाली लाइन जो है वो 7.4 सेंटीमीटर की लाइन है। सर तो मतलब आप अपनी मर्जी से अज्यूम कर सकते हैं कि कोई भी स्केल रख सकते हैं कि 0.1 को हाँ, 1 सेंटीमीटर कर दिया। स्केल ऐसा सेलेक्ट करना है कि जब उससे रिलेटेड डायग्राम बनाई जाए, अब आपके पास देखो ये इतना स्पेस गिवन था, ब्लैंक। तो डायग्राम इस ब्लैंक स्पेस में ऐसे ड्रॉ करनी है आपने कि ये दिखने में बहुत छोटी ना हो, ना मेजर करने में बहुत छोटी हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करना कि आपने 4 सेंटीमीटर को, मतलब 1 सेंटीमीटर को 4 न्यूटन्स के इक्वल ले लिया, या 1 सेंटीमीटर को 0.4 न्यूटन्स के इक्वल ले लिया, तो वो इतनी सी डायग्राम बनेगी। तो डायग्राम बहुत छोटी नहीं बननी चाहिए, बहुत बड़ी डायग्राम ना हो कि आपके पास जो स्पेस है उसमें वो पूरी आ ही ना पाए। तो एक एवरेज साइज आपने लेना है, जैसे अभी हमने ड्रॉ किया है तो ये एवरेज साइज है। आसान भी था काउंट करना और ड्रॉ करना भी। ठीक है, तो इस तरह से आपने बस साइज कंसिडर करना है कि ज़्यादा बड़ी वैल्यू ड्रॉ ना हो पेपर पे और ज़्यादा छोटी भी ना हो। अब इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए सेम आप वही करोगे, आप इसमें ये पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे दोनों के, इस तरह से। और ये वाली जो लाइन होगी आपको ये रिजल्टेंट की वैल्यू देगी। ये रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू देगी। अब इसको आप मेजर कर लोगे, अभी आप रूलर से इसे मेजर करोगे। अच्छा, आपने जब ड्रॉ किया था ये 4 सेंटीमीटर, या 4 सेंटीमीटर की है, तो इस वक्त आपके पास जो मेजरमेंट आएगी वो अभी मेरे पास आ रही है ऑलमोस्ट 8। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ रही है। सर तो ऐसे वैल्यूज नहीं चेंज होती होंगी, ये तो माइनर कम्प्लीटली सा डिफरेंट चेंज वैल्यू आता है। है। नहीं, माइनर सा चेंज आएगा बिल्कुल, 0.1 का डिफरेंस आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 0.2 का ये डिफरेंस मतलब आएगा। सर पहले मेथड में 0.84 और इसमें तो बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज है, 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर है ना, अभी इसे न्यूटन में भी तो लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल था। जब आप इसे न्यूटन में लेकर जाओगे तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर आपको ये सर वैल्यू तो दे। जरूरी है कि मतलब कोई स्केल रखना हो 0.1 को पहले कन्वर्ट करके स्केल। स्केल का बगैर आप न्यूटन को कैसे ड्रॉ करोगे, क्योंकि न्यूटन तो होता ही नहीं है हमारे पास किसी भी रूलर पे। तो उसको ड्रॉ करने के लिए हमें उसे सेंटीमीटर में तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो रूलर है ड्रॉ करने के लिए, और तो कुछ होता नहीं है हमारे पास पेपर पे मार्क करने के लिए। सर पर तो डायग्राम पे तो ऑलरेडी बना हुआ है ना। नहीं, डायग्राम में तो बनी है, लेकिन वो 0.4 एग्जैक्ट थोड़ी है। वो तो उन्होंने लिखा हुआ है नॉट टू स्केल, वो तो बस उन्होंने रेफरेंस के लिए बनाई है। वो अच्छा। उतनी है या नहीं है, वो आप इससे डायग्राम से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है नॉट टू स्केल। तो इसलिए आप अपनी मर्जी से स्केल सेलेक्ट करते हो, और इसमें आंसर्स आपके पास ऑलमोस्ट इसी तरह से आते हैं। ठीक है, किसी के पास आंसर अभी जब आप शार्प पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो पूरा 8.84 भी आ सकता है। ठीक है, अभी तो स्क्रीन पर ड्रॉ किया है तो इसमें थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा है इंक की, तो इस वजह से पॉइंट्स का डिफरेंस आता है। लेकिन इसमें भी आपके पास आंसर में इसी तरह से रेंज दी जाएगी जब वो सिर्फ आपसे डायग्राम पूछेंगे, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करते हुए ह्यूमन एरर के चांसेस होते हैं और थोड़ा बहुत पॉइंट्स का डिफरेंस आता है आंसर में। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आएगा, जैसे अभी हमारे पास 0.84 था, यहाँ पे 0.8 आ रहा है। ठीक है, तो 0.84 को भी राउंड ऑफ करोगे तो 0.8 बनेगा। ठीक है, तो इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होगा कि 0.2 0.3 का डिफरेंस आ रहा हो, 0.04 का डिफरेंस है बस। इतना आपके पास जो है वो एरर, ह्यूमन एरर पॉसिबल हो सकता है आंसर्स में। तो सिंपल सी बात ये कि आपके पास मेथड 1 मेथड 2 आपको दोनों पता चल गए कि इस तरह से करना है। स्केल आपने अपनी मर्जी का रखना होता है, बहुत बड़ी वैल्यू ना रखनी, नहीं रखनी कि ग्राफ पेपर के रीजन से बाहर चली जाए, बहुत छोटी वैल्यू नहीं रखनी कि ग्राफ में इतनी छोटी वैल्यू बनी हो कि उसमें मेजर और काउंटिंग करना मुश्किल हो। अब जिसका पार्ट 2 है डायग्राम वाला,
अब उन्होंने कहा है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है, डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के हिसाब से आपने एंगल देखना है कि क्या पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, जब कैलकुलेशन मेथड यूज कर रहे होंगे तो तब तो आसान है। कैलकुलेशन मेथड में हम ये करते हैं, मेथड नंबर 1 कैलकुलेशन वाला, और इसमें हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। अगेन हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे, और उसी से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है टेन थीटा, वो यूज करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल्स टू, सिर्फ टेंजेंट ही यूज होगा। इसमें सिर्फ टेंजेंट ही होता है, जो फोर्स वाई एक्सिस पर थी डिवाइडेड बाय जो फोर्स एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। अच्छा, ये जब बाय डिफॉल्ट आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, इसका मतलब ये होगा यहाँ पर आपके पास जो एंगल आएगा वो हॉरिजॉन्टल के साथ आएगा, ये याद रखना है कि इसमें जो एंगल की वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिक विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल आएगी, जैसे उन्होंने हॉरिजॉन्टल पूछा है। कभी कभार वो वर्टिकल के रिस्पेक्ट से भी पूछते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप फॉर्मूला लगाओ और लास्ट में 90 से माइनस कर दो, 90 माइनस जो भी एंगल आ रहा है, ठीक है। अभी जैसे आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे वर्टिकल फोर्स हमारे पास ये बड़ी वाली लाइन थी, इसकी वैल्यू थी 0.74, ये वर्टिकल थी, 0.4 वाली हॉरिजॉन्टल थी। तो आप यहाँ पर लिखोगे इस तरह से। अब हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए, तो टेन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। जब टेन को दूसरे एंड पर शिफ्ट करेंगे तो उसे डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता, उसे इनवर्स की फॉर्म में लिखा जाता है, इस तरह से। एंगल के लिए तो tan इनवर्स यूज करते हैं ना वैसे भी। तो मतलब जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो tan इनवर्स ही यूज करेंगे हम लोग। टेन इनवर्स और वाई की क्वांटिटी ऊपर और एक्स की क्वांटिटी डिनोमिनेटर में। और साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपको पता है शिफ्ट और टेन प्रेस करोगे तो टेन इनवर्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 0.74 डिवाइडेड बाय 0.4, 61.6 आ रहा है, राउंड ऑफ 62। तो 62 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल और 0.84 न्यूटन्स, ठीक है। और डायग्राम के लिए आपको चाहिए होगा फिर प्रोटेक्टर। आप प्रोटेक्टर रखोगे और ये वाला एंगल मेजर करोगे, हॉरिजॉन्टल के साथ वाला, ठीक है। ये एंगल आपने मेजर करना है, और इसको मेजर करने के लिए आपको चाहिए होगा प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि एंगल कितना आ रहा है, ठीक है। अगर वो वर्टिकल पूछते कि वर्टिकल के साथ एंगल कितना है, तो फिर हम ये वाला कैलकुलेट करते वर्टिकल के साथ। इसके लिए भी आपको प्रोटेक्टर ही चाहिए होता। तो आपके पास ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और अब क्योंकि न्यू सिलेबस में 90 डिग्री के ही क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इसमें सर कंफ्यूजन भी नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट है। जी। सर ऐसा कर सकते कि मैं हमेशा हर बार स्केल 1 सेंटीमीटर पे ही रखूं। मतलब हम यूनिट के लिए डिफाइन करते हैं ना कि 1 सेंटीमीटर इतना है, अब आगे जितने भी सेंटीमीटर हो हम उसको बढ़ा देंगे, क्योंकि हम एक यूनिट को पहले डिफाइन करते हैं। क्योंकि अगर हम लिखते हैं 0.1 = 4, तो अगर कहीं पे लाइन डिफरेंट आ रही है तो फिर उसको मल्टीपल करना मुश्किल होता है। वन
डिफाइन कर दोगे आप वैल्यू तो मल्टीपल फाइंड करना आसान होते हैं। अगर सर मैं 6 यही कह रही हूँ कि सर मैं हम सब वन यूज कर सकते हैं क्या आगे? बस मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि मैं पहली बार पढ़ रही हूँ कि ये स्केल वाला मुझे सिस्टम समझ में नहीं आ रहा कि सर अगर 0.1 है तो मैं उसको सिंपली बस 1 सेंटीमीटर लिख दूँ, ये 4 है तो 4, 0.4 है तो 1। नहीं, अब इसमें पता है क्या, यही वाली चीज स्टार्ट में आपको बताया कि जैसे यहाँ पर था 0.4, अब अगर आप स्केल में डायरेक्ट लिख देते कि 0.4 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 0.4 वाली फोर्स है वो 1 के इक्वल होने का मतलब कि 1 सेंटीमीटर। अब जब आप रूलर पे 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे वो इतनी छोटी सी लाइन बनेगी ऐसे। तो अब इस ये डायग्राम आपके पास इतनी माइक्रो बनेगी कि इसमें काउंटिंग करना और रिप्रेजेंट करना ये बिल्कुल मतलब यूजलेस है। मतलब इससे आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब ये इतनी सी लाइन आपने ड्रॉ की होगी 1 सेंटीमीटर की, तो इससे आप क्या मेजरमेंट करोगे। तो लाइन और स्केल ऐसा सेलेक्ट करना होता है कि जो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंगली इतना हो एटलीस्ट कि जो गिवन स्पेस है उसमें क्लियर डायग्राम बन जाए। अभी आप देखो इस वाले क्वेश्चन के लिए मतलब मोर देन हाफ पेपर का स्पेस दिया उन्होंने। ठीक है। और आपको पता है आपके रूलर में टोटल कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, नॉर्मल रूलर में 15 होते हैं। तो आपने वैल्यू ऐसी सेलेक्ट करनी है कि वो उस रूलर के अंदर अंदर रहें। ठीक है, क्योंकि 15 सेंटीमीटर आपके पास रूलर की लेंथ होती है जो आप नॉर्मली यूज करते हो ज्योमेट्री बॉक्स में। तो उस 15 सेंटीमीटर के अंदर अंदर आपने रखना होगा उसे, और इतना सर छोटा भी मतलब हम नहीं। अपना सर हम्म, मतलब हम अपना स्केल बना सकते हैं, जैसे आपने अभी बनाया अपना स्केल 0.1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, हाँ, इसमें फिर अपनी दूसरी मर्जी से ही वैल्यू होता है। कन्वर्ट करना। इसमें अपनी मर्जी से ही होता है, लेकिन दोनों के लिए एक ही स्केल होगा एक्स और वाई के लिए। दोनों के लिए अलग अलग स्केल नहीं बनाएंगे, ठीक है। दोनों का एक ही यूनिफॉर्म स्केल होगा। जैसे इसमें एक और क्वेश्चन अगर आप देखो, उसमें आप स्केल सबसे पहले खुद से अगर सजेस्ट करो, मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये वाला हो गया इसी तरह से। सेम आपके पास एक और भी उन्होंने दिया 23 में। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी सेम वही सिनेरियो है। अब इन्होंने थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट रेफरेंस से दिया है कि एक स्ट्रेट सेक्शन है रिवर का, वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब वाटर आप देख सकते हो कि वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है, बिल्कुल वो कह रहे हो एक स्ट्रेट सेक्शन में जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक स्विमर है जिसने पॉइंट पी पर स्टार्ट किया, और वो इस कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है राइट एंगल पे टू द करंट। 90 डिग्री हो गया, मतलब वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं पेपर के, और वाटर जो है वो पेपर के लेफ्ट पर जा रहा है, तो दोनों में 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो रिलेटिव टू द बैंक रिवर आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। अब इधर भी उन्होंने आपसे मेथड नहीं बोला कि कौन सा, आपकी मर्जी है। आप डायग्राम से करोगे वो भी सही है, कैलकुलेशन से करोगे वो भी सही है। अब यहाँ पर आप देखो स्पेस कितना दिया उन्होंने। ठीक है। अब आप प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था कि आपको मोर देन हाफ पेज मिला था। अब ये पूरा पेज है, इसमें आप देखो कि हाफ से भी कम स्पेस दिया उन्होंने। ठीक है। तो हम हर बार एक जैसा स्केल भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उन्होंने जो स्पेस दिया है उन्होंने आपको मतलब बहुत लिमिटेड रीजन दिया है। बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, बस एक एवरेज सा उन्होंने स्पेस दिया आपको, तो वो इसमें बहुत बड़ी डायग्राम नहीं बन सकती। अब कोई बहुत बड़ा स्केल सेलेक्ट कर ले तो वो ड्रॉ कहाँ पे करेगा, क्योंकि पेपर पे स्पेस ही नहीं है उसके पास। तो अब यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, अगर आप उनका रेफरेंस देखो पहले, तो ऑलमोस्ट वैसी ही हैं। मतलब एक है 0.72। कि वर्टिकल स्विम करेगा, हॉरिजॉन्टल भी तो कर सकता है swim। नहीं, उन्होंने लिख कर दिया ना। उन्होंने कहा है कि पॉइंट पी से वो एक कांस्टेंट स्पीड से जाएगा और बिल्कुल राइट एंगल पर होगा करंट के। तो करंट हॉरिजॉन्टल है तो ये बिल्कुल वर्टिकल जाएगा अपवर्ड। तो डायरेक्शन चेंज नहीं नहीं, कर उन्होंने आपको कांस्टेंट बताइए, स्पीड तो कांस्टेंट है उन्होंने कहा है कि 90 पर जाएगा। डायरेक्शन उसकी यही थी, लेकिन क्योंकि वाटर का फ्लो लेफ्ट साइड पर है तो इसकी वजह से उसकी डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज आएगा। और वही रिजल्टेंट फोर्स हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि वो क्या होगी।
उसके बाद ये मूवमेंट मिलेगी आपको फाइनल, ये इसकी रिजल्टेंट फोर्स है। यही हमने फाइंड आउट करनी है कि ये कितनी होगी। लेकिन फिलहाल हमने ये कंसिडर करना है कि उसने स्ट्रेट जाने की कोशिश की थी। वो अलग बात है कि वो वाटर के फ्लो की वजह से जा नहीं पाएगा, तो यहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। सही। तो यहाँ पर भी अब आप, मेन क्वेश्चन है कि अगर आप डायग्राम बनाते, लेट सपोज, वैसे ज़रूरी कंपलसरी नहीं है, आप कैलकुलेशन मेथड से करो, इजी, आपके पास जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल डायग्राम बनाते हो यहाँ पर, और अगर आप सेम वही कॉन्सेप्ट लो, सबसे आसान, मतलब 0.1 = 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी डेसिमल में वैल्यूज दिए उन्होंने, 0.7, 0.5। तो लेट्स सपोज अगर हम ये वाला स्केल लेते हैं फिर से, तो ये वाली लाइन जो हो जाएगी वो 7.2 के इक्वल हो जानी चाहिए, राइट। मतलब 0.1 1 सेंटीमीटर, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 2 का मतलब 7.2। और इसी तरह से ये जो इन्होंने 0.54 दी है वैल्यू, ये इक्वल हो जाएगी 5.4 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो अब आपके पास 7.2 अगर आप यहाँ पे मार्क करोगे वर्टिकल, तो वो आ जाएगा आराम से। ठीक है, मतलब 7.2 इतना बन रहा है। ठीक है, मेरे पास तो स्क्रीन पे मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। तो अभी इस जूम लेवल पे A4 पेपर ऑलमोस्ट इतना ही होगा आपके पास। तो इतनी डायग्राम आपके पास क्लियरली बन रही है। अब अगर इससे बड़ा स्केल मैंने लिया, तो वो इस स्पेस से बाहर चला जाएगा जो उन्होंने दिया हुआ है। और स्पेस से बाहर फिर वो काउंटिंग ही नहीं होगी आपके पास उन चीज़ों की जो स्पेस से बाहर चली जाएंगी, गिवन। तो यहाँ पर एक फोर्स आपके पास ये ऊपर की तरफ थी, और एक यहाँ पर, और इसकी जो रिजल्टेंट होगी वो आपको मिलेगी इस तरह से। सही। तो तो यहाँ पर भी, सेम ही चीज हुई ना, मतलब मेथड वन में भी पाइथागोरस यूज कर रहा है, मेथड टू में भी पाइथागोरस है, तो सेम चीज है, डिफरेंस क्या है? नहीं, मेथड 2 में डायग्राम यूज कर रहे हैं। डिफरेंस डायग्राम और कैलकुलेशन का है। अगर वो आपसे बोल दें कि डायग्राम ड्रॉ करके आपने सॉल्व करना है, फिर अगर आपने पाइथागोरस लिखा होगा तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है डायग्राम बनानी है। और अगर वो आपसे कहते हैं कि दोनों में से कोई भी चॉइस है, फिर कोई भी मेथड कर लो, वो आपकी मर्जी। अभी जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में दो अलग मेथड लिखे थे, ये, तो मेथड 1 में था कैलकुलेशन, कि डायरेक्ट आप बस पाइथागोरस लगाओ, टेन थीटा लगाओ, सॉल्व हो जाएगा। और अगर वो आपसे कहते हैं डायग्राम, तो मेथड 2 है डायग्राम, इसमें स्केल लिखना है पहले, डायग्राम ड्रॉ करनी है। और ये जो लास्ट में हमने इसकी लेंथ नोट की थी येलो लाइन की रूलर से, वो 8 सेंटीमीटर आई थी। फिर उसे हमने न्यूटन्स में कन्वर्ट किया था। और प्रोटेक्टर से इसका एंगल नोट करना है, तो डायग्राम मेथड बिल्कुल अलग है उससे। तो सर डायग्राम की वैल्यू सिर्फ स्केल्स मिलेगी? तो वो सिर्फ स्केल से ही मिलेगी, उसमें कोई फॉर्मूला लगाकर नहीं दिखाना आपने, क्योंकि उसके ओके। मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा था स्केल डायग्राम करके लिखते हैं वो, कि यूज स्केल डायग्राम टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वैल्यू और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इस तरह से। तो फिर आपने सिर्फ डायग्राम वाला यूज करना है। वैसे ऐसा नए उन्होंने उसमें तो नहीं किया क्वेश्चंस में, जैसे अभी आपने ये दोनों देखे, ये 2023 के थे न्यू सिलेबस वाले, तो इसमें उन्होंने कोई मेथड नहीं लिखा हुआ। तो चॉइस आपकी है। मार्किंग स्कीम भी देखोगे तो उसमें दोनों मेथड्स लिखे हुए हैं, आपकी मर्जी, आपको जो आसान लगता है आप कर सकते हो। क्योंकि 90 डिग्री है, कोई डायग्राम इतनी मुश्किल भी नहीं है। 90 के अलावा होता तो एक अलग बात होती है, उसमें फिर डाउट होता है कि कहाँ से कौन सा एंगल ड्रॉ करना है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए आपने इसको 4 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, मतलब हाँ, 1 सेंटीमीटर? बिल्कुल। क्योंकि हमने ओके। प्रॉपर ड्रॉ करना होगा, और प्रॉपर ड्रॉ करने के लिए प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए।
रैंडमली कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास लेंथ रैंडम आती रहेगी, कभी 8 आएगी, कभी 4 आएगी, कभी 6 आएगी, इस वजह से। और ये जो आपने 4 की वैल्यू ढूंढी है, मतलब बनाई है लाइन, ये आपने स्केल से बनाई है, ये स्केल मेजर से करके, 4 सेंटीमीटर या ऐसे मेजर करके बनाई है, नहीं ये पूरी 4 है। लेकिन क्योंकि अभी मैं स्क्रीन पर बना रहा हूँ, तो अगर मैं इसको ऐसे करूंगा जूम आउट तो ये छोटी हो जाएगी, ऐसे करूंगा तो ये बड़ी हो जाएगी। लेकिन मैंने इसको पेपर का साइज इतना कंसिडर करते हुए बनाई थी, क्योंकि पेपर आपके पास ऑलमोस्ट इतना ही होगा अगर उसकी विड्थ देखी जाए। ठीक है। तो आप जब अपने पास पेपर पे ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल रूलर से करोगे। तो मैंने भी जब ये ड्रॉ की थी बिल्कुल रूलर से ड्रॉ की थी, बिना जूम लेवल चेंज किए हुए पेपर का। और उसी के हिसाब से फिर येलो लाइन भी ड्रॉ की थी। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने 4 बनाई फिर उसके बाद मैंने इसको जूम आउट कर दिया, फिर मेरे पास रीडिंग अलग आएगी, फिर मेरे पास आंसर इतना क्लोज नहीं आता, बहुत डिफरेंट आता। ठीक है, क्योंकि आपके पास तो हार्ड कॉपी में होगा, तो उसमें तो आप जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते, तो आपके पास रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास एक आता है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ भी नहीं करना अलग से, बस जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को यूज करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी आप इसे कंप्लीट कर लेना बाद में, सेम उसी तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके, और डायग्राम एक बार पेपर पे खुद से ड्रॉ करके देखना कि आपके पास दोनों के आंसर्स एक जैसे आते हैं या नहीं। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, जैसे मैंने पहले वाले पार्ट में फॉर्मूला भी लगाया, डायग्राम भी ड्रॉ की, तो मेरे पास बहुत माइनर सा डिफरेंस आया 0.04 का। तो इतना डिफरेंस डायग्राम में चलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हर बच्चा एक जैसी बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी डायग्राम तो नहीं बनाएगा। ठीक है। तो सबके ड्रॉ करने में ह्यूमन एरर की वजह से चांसेस होंगे कि डिफरेंट आंसर्स आएंगे सबके। किसी का 0.82 आएगा, किसी का 0.84 आएगा, किसी का 0.86 भी आ सकता है, ज़्यादा बड़ी बना दी उसने, किसी का 0.81 आएगा। तो वो रेंज देते हैं कि जब डायग्राम बनाई जाएगी तो इस रेंज के बीच में आंसर होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। तो आप भी पेपर पे ड्रॉ करके देखना इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है। और इसका आंसर कैलकुलेशन से और डायग्राम से चेक कर लेना आपके पास क्या आता है। ठीक है, क्योंकि ये आसान है, इसमें कुछ इतनी ज़्यादा हमें डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं जो फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था उस पे। ठीक है। अब न्यू आपके पास जो है वो क्वेश्चंस में और पुराने क्वेश्चंस में वो फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट आपको लाजमी मिलता है, मतलब वो काफ़ी रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से, ये वाला। ठीक है। अब इसका बी पार्ट अगर आप सिर्फ देखो तो इसका बी पार्ट शुरू में 3 मार्क्स और इसका सेकंड पार्ट 4 मार्क्स। तो ये 7 मार्क्स आपके पास सिर्फ वो फ्री फॉल वाले ग्राफ और उसकी वर्किंग से कवर हो रहे हैं। उसके ऊपर जो भी पार्ट था वो एक अलग बात है, उसके अलग मार्क्स हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इस फ्री फॉल वाले कॉन्सेप्ट और इसके ग्राफ को कंसिडर करते हो, ये बिल्कुल सेम ग्राफ है जैसा हमने लास्ट टाइम ड्रॉ किया था। ठीक है, सेम वही ग्राफ है जो हमने डिस्कस किया था। तो सिर्फ इसी टॉपिक के 7 मार्क का क्वेश्चन है। इसके ऊपर उन्होंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, अभी हमने वो टॉपिक नहीं किया तो हम इसकी बात नहीं करते। हम बात करते हैं सिर्फ डायरेक्ट बी पार्ट से। ये फ्री फॉल वाला जो टॉपिक किया था ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इन्होंने कहा है कि एक वर्टिकल आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है, जिसने जंप की है एक स्टेशनरी हॉट एयर बलून से। तो हॉट एयर बलून एक जगह पर एक एल्टीट्यूड पे है फिक्स, मतलब पोजीशन पे, वो वहां से हिल नहीं रहा अभी, वहां पर उसने होल्ड किया हुआ है। तो वहां से एक पैराशूटिस्ट जंप करता है पैराशूट के साथ। अब उसने जब जंप किया तो उसको इस तरह की रिप्रेजेंटेशन मिली। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हमें भी मिली थी जब हमने डिस्कस किया था। अब इसमें आपने ये देखना है कि 0 से लेकर ए तक और ए से लेकर बी तक जो भी चेंज है वो आपके माइंड में आपके पास आ गया होगा, जैसे यहाँ था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब उनका क्वेश्चन देख लेते हैं, उनका पूछने का तरीका क्या है। अब उन्होंने कहा कि पैराशूटिस्ट ने जंप की 0 टाइम पर और ग्राउंड तक पहुंचा वो बी पॉइंट पर। ठीक है। पॉइंट ए इंडिकेट्स व्हेन द पैराशूट ओपन्स। तो जब पैराशूट ओपन होगा, ठीक है,
तो वो पॉइंट ए होगा, यानी ये जो पॉइंट ए आपको नजर आ रहा है यहाँ पर पैराशूट ओपन हुआ। इसलिए ए के बाद आप देख रहे हो कि ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है, क्योंकि पैराशूट ओपन होने के बाद हमने डिस्कस किया था कि ग्राफ जो है वो, या बॉडी जो है वो डेसेलरेट करेगी, बॉडी डेसेलरेट्स एंड देन फॉल्स विद स्मॉल टर्मिनल वेलोसिटी। तो ए के बाद इसने डेसेलरेट किया, फिर स्मॉल टर्मिनल वेलोसिटी से ये चला गया। अब वो कह रहे हैं कि अब आपने इस ग्राफ में क्या क्या चीजें मार्क करनी है। लेबल अ पॉइंट ऑन द ग्राफ व्हेन वेयर द एक्सेलरेशन इज जीरो। तो इस पूरे ग्राफ में आपको जीरो एक्सेलरेशन कहाँ नजर आ रही है, वहां पर वन मार्क करना है बस। um, सर एंड में कांस्टेंट है जहाँ पे। एंड में, या यहाँ पर जो पहले टर्मिनल वेलोसिटी आई है, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में भी तो थोड़ा पार्ट आपको टर्मिनल वेलोसिटी मिलती है, ठीक है, पैराशूट ओपन करने से पहले। तो ये आपके पास जीरो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन कहाँ होगी। सर ए के बाद ए के बाद आप कह रहे हो नेगेटिव होगी, ठीक है, यानी यहाँ पर। और उसके बाद कह रहे हैं डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग वन से पहले मतलब। वन से पहले, बिल्कुल सही। डिक्रीजिंग कर्व पे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था कि एक्सेलरेशन फॉल डिक्रीज अलग चीज होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन अलग चीज होती है। हमने यहाँ पर भी दोनों को अलग अलग मेंशन किया है। अक्सर स्टूडेंट इसको एक ही समझते हैं, कि बोलते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, दोनों एक ही तो बात है, लेकिन दोनों में फर्क है। बिल्कुल सही है, आपने ग्राफ में 3 मार्क्स की मार्किंग की है, वो बिल्कुल सही हो गई। इसके बाद ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। मतलब ये अक्सर पास पेपर्स में आपको नजर आएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत आसान सा होता है। इसमें उन्होंने पूछा है इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस द चेंजेस इन मोशन when which occur from when the parachutist leaves the hot air balloon until point A। अब ये वाला पार्ट डिफरेंट होता है, बस किसी में वो पूछते हैं कि पैराशूट ओपन होने के बाद क्या फोर्सेस थी वो बतानी है। अब इसमें पूछा है कि अंटिल पॉइंट ए, यानी पैराशूट जब ओपन हो रहा था उससे पहले पहले जो हुआ है इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस वो बताना है। बस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्वेश्चन में अलग होगा, लेकिन होगा उस पूरे मोशन में से कहीं ना कहीं। तो हमने बिफोर ए तक पूरे सिनेरियो को एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि हमने सारी पॉइंट्स डिटेल में लिखे थे, ये रहा। तो ये पैराशूट ओपन से पहले होने की 3 पोजीशंस हमने लिखी थी। तो इसमें जितनी चीजें थी एज इट इज आपने कंबाइन करनी है और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने दी है एक पैराग्राफ की फॉर्म में, ठीक है। सर हम ऐसे लिख सकते हैं कि एट फर्स्ट द पैराशूट इज ड्रॉप, हाँ उसने जंप has like किया। increasing speed, हाँ increasing acceleration. After some time it reaches terminal velocity. बिल्कुल। अब जैसे हमने यहाँ पर लिखा था ना रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो आप अपने आंसर को बिल्कुल इसी तरह लिखोगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं पॉइंट्स। तो हम पूरा दोबारा से उसको नहीं लिख रहे, की पॉइंट्स की हेल्प से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो सके। आपने सबसे पहले लिखा ही जम्प्स फ्रॉम द अभी हॉट एयर बलून। इसको क्या एज चीज। एग्जाम्पल तो मुझे मतलब पता चल जाए कि फॉर्मेट हाँ पता चल जाए। मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे आपने पहला पॉइंट देखा, आपने पहला पॉइंट पढ़ा था कि स्पीड जीरो होगी, एयर रेजिस्टेंस उस वक्त जीरो होगी और फ्री फॉल 9.8। तो आपको पहला पॉइंट मिल गया कि जब वो जंप करेगा, तो व्हेन ही जंप्स स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। पहली बात तो ये लिखेंगे हम, ठीक है। अब उन्होंने कहा इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, तो जितनी ज्यादा फोर्सेस इसमें थी सबको मेंशन करना है आपने, क्योंकि अगर फोर्सेस मेंशन नहीं करोगे आप तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका मेन कॉन्सेप्ट फोर्सेस पर ही है, ठीक है। और हमने भी सारी फोर्सेस लिखी थी, हमने कोई मिस नहीं की थी। और यहाँ पर अभी जैसे एयर रेजिस्टेंस अभी जीरो है, तो आप यहाँ पर लिखोगे एंड एयर रेजिस्टेंस या फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज जीरो, ठीक है। और वैल्यू जो होगी एक्सेलरेशन की
वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, जैसे हमने यहाँ लिखा था वही चीज हमने यहाँ पर मेंशन की है। और सेकंड पॉइंट ये कि थोड़ी देर बाद क्या होगा कि उसकी स्पीड इंक्रीज होगी और एयर रेजिस्टेंस बॉडी पे बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आफ्टर सम टाइम इंटरवल स्पीड इंक्रीजेस, एयर रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो स्पीड भी इंक्रीज होगी, एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, और रिजल्टेंट फोर्स हमने लिखा था कि वो कम हो जाएगी, क्योंकि W माइनस एयर रेजिस्टेंस करेंगे तो एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आएगी और एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें हम बाकी पॉइंट ये लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन भी फॉल करेगी। ठीक है। और इसमें आप ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो पहले, मतलब इससे पहले आप ये भी लिख सकते हो कि वेट जो है वो यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस से ग्रेटर होगा अभी। ठीक है, बिकॉज, या आप सिंपल लिख दो वेट, क्योंकि वेट भी फोर्स है ऑफ द बॉडी इज फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ठीक है। ये आपके पास दूसरी स्टेट तक आ गए हम। और तीसरी फाइनल स्टेट टर्मिनल वेलोसिटी वाली, कि फाइनली जो है वो बॉडी का वेट और एयर रेजिस्टेंस एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल ऑपोजिट हो जाएंगे। और इक्वल ऑपोजिट होने के बाद जो है वो उसमें रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी और एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है फाइनली बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू कर देगी पैराशूट ओपन करने से पहले पहले पॉइंट ए तक। तो फाइनल पॉइंट ये लिखेंगे, एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू द वेट ऑफ अ बॉडी एंड रिजल्टेंट फोर्स बिकम जीरो। एक्सेलरेशन
freezes to zero. Body starts to fall with constant speed, called terminal velocity. तो इसमें आपने जितनी क्वांटिटीज थी सारी पॉसिबल क्वांटिटीज को मेंशन की है, सारे रेफरेंसेस दिए हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और वेट, एयर रेजिस्टेंस, सारी चीज़ें आपने मेंशन की है, क्योंकि इसके अलावा और कोई चीज़ इसमें थी ही नहीं जिसको हम मेंशन करें। और टर्मिनल वेलोसिटी तक आपने इसको एंड कर दिया। और अगर इसके बाद का भी पूछते तो इसके बाद में हम ये लिखते कि जब पैराशूट ओपन होता तो एयर रेजिस्टेंस अचानक से बढ़ जाती, क्योंकि पैराशूट का एरिया इतना बड़ा होता है कि उसमें इतनी ज़्यादा एयर पार्टिकल्स एट अ टाइम जब एक्ट करते तो हमारी बॉडी का एरिया उसके सामने छोटा सा होता है, तो हमारी बॉडी ऊपर की तरफ डेसिलरेट हो जाती। ठीक है, हमारी बॉडी की स्पीड अचानक से तेज़ी से डिक्रीज हो जाती, और फिर थोड़े टाइम बाद आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा से वेट और एयर रेजिस्टेंस बैलेंस होते और फिर से वो दोबारा टर्मिनल वेलोसिटी तक आते। तो यही तीन चीजें फिर वहां पर भी होती, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर, एक चीज़ पूछनी थी। जी। सर आपके यूट्यूब चैनल पे इलेक्ट्रिसिटी का भी है, ओ लेवल या आईजीसीएसई के लिए? हाँ, दोनों दोनों के लिए, मतलब अब तो सेम कोर्स है। तो लेटेस्ट मैं आपको प्लेलिस्ट का वो लिंक सेंड कर दूंगा, उसमें ये है कि जी। आपके पास टॉपिक्स मिल जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली। मतलब वैसे बुक में चैप्टर्स तो उन्होंने डिवाइड किए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से मैं करवाता हूँ उसमें ये होता है कि हम उसको एक मैग्नेट में कंसिडर करते हैं। एक कैटेगरी मैग्नेट की हो गई पूरी, एक कैटेगरी होगी सिर्फ चार्जेस की, इलेक्ट्रोस्टैटिक रेस्ट चार्जेस। एक कैटेगरी फिर बनाते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की, मूविंग चार्जेस की, जिसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, ये सब आता है। और फिर लास्ट कैटेगरी बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। तो इस तरह चार टॉपिक्स, चार कैटेगरीज में आपको पूरा इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड होकर मिलेगा। ठीक है। ओके। हाँ, तो पहले सिंपल मैग्नेटिज्म और सिंपल चार्जेस तो बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आपको पता होती हैं कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, सेम रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव को नेगेटिव इसलिए कहते हैं, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं। और मैग्नेट्स में भी इसी तरह की चीज़ें होती हैं। उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और आपको पता है सेम रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। तो ये छोटे मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें उनकी बेसिक कैटेगरी के चैप्टर में आती है, और इलेक्ट्रिसिटी डिटेल है, और उसमें काफ़ी फॉर्मूला और कैलकुलेशन आती है, और इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी आपके पास फिर डिटेल होता है। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास आपको इसमें एक चीज़ का आइडिया हो गया कि मेजर मेजर मतलब 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल रहे हैं, ग्राफ से, फोर्सेस से, फ्री फॉल मोशन से। तो इसमें इजीली 4 मार्क्स का जो पार्ट होता है, मतलब अब जो न्यू पेपर्स हैं तो उसमें 4 मार्क एक बड़ा पार्ट होता है क्वेश्चन का। 5 मार्क्स भी होगा, लेकिन वो कम देखने में मिलेगा अब। पहले बहुत होते थे, लेकिन अब क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है तो उन्होंने चीज़ों को कोशिश की है कि ज़्यादा पूछी जाए कम कम मार्क्स देकर। तो 4 मार्क्स एक बड़ा क्वेश्चन का पार्ट है, अच्छा खासा। ठीक है। जैसे आपने वो परपेंडिकुलर फोर्स में भी देखा था कि 4 मार्क का क्वेश्चन था, तो वो भी एक डिटेल पार्ट है। तो इस तो बार कौन से टॉपिक के ज़्यादा चांस है आने का? बेसिकली होता ही है कि ग्राफ वाले क्वेश्चन के तो चांस होते हैं, मतलब 90% चांस होते हैं कि ग्राफ लाजमी आएगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी एग्जांपल लो, ये अक्टूबर नवंबर 23 था। इसमें पेपर 4 वेरिएंट 3 है, मतलब एक वेरिएंट में उन्होंने क्या किया, मोमेंटम वाला क्वेश्चन दिया। ठीक है। और एक क्वेश्चन उन्होंने दे दिया स्प्रिंग कांस्टेंट वाला, मतलब ये भी जनरल फिजिक्स का पार्ट है। और एक क्वेश्चन उन्होंने दिया ये डेंसिटी और इससे रिलेटेड। ठीक है।
फिर आते हैं सेकंड वेरिएंट पे। सेकंड वेरिएंट पे उन्होंने आपको फोर्सेस वाला ये क्वेश्चन दिया और मोमेंटम दिया, मतलब मोमेंटम रिपीट हुआ दोनों वेरिएंट्स में। और एक उन्होंने ये वाला पास क्वेश्चन है दिया। हाँ, ये लास्ट ईयर का है। ये 23 का है, मतलब 24 का भी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन ये वाला जो है वो टॉपिकल्स के साथ बना हुआ था पहले, 24 से पहले के एग्जाम के। तो 24 बस इसमें ऐड नहीं किया, वो हम अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके। फिर आप आओगे 4-2 पर। तो यहाँ पर अभी कार की डेसिलरेशन वगैरह की बात हो रही है। और इससे पहले वाला जो है ये सिंपल स्पीड टाइम ग्राफ आया था। तो मतलब तीन वेरिएंट्स में से एक में तो लाजमी ग्राफ आएगा ही आएगा। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है तीनों में ही आ जाता है, कभी दो में आपको मिलेगा, वरना एक में तो मिलेगा ही लाजमी। तो ग्राफ सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके अलावा फ्री फॉल, ठीक है, फ्री फॉल मोशन आएगा। वरना फिर फोर्सेस से रिलेटेड, अभी क्योंकि फोर्सेस में काफी सारी चीजें आएंगी, प्रेशर, वर्क एनर्जी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बहुत चांस होते हैं आने के। जिस तरह ग्राफ के हैं इसी तरह वर्क एनर्जी पावर, वो भी बहुत आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं है। तो अब हमारे पास जर्नल फिजिक्स में ग्राफ का और फोर्सेस का, उसमें आपको एक बड़ी कैटेगरी का क्वेश्चन मिल चुका है कि जो आपके पास पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और वो आपने देख भी लिया, ये मेजून 23 के सेकंड वेरिएंट में आया है। ठीक है, इसका मतलब 23 के एक वेरिएंट में आपको ग्राफ भी मिल गया, फोर्सेस भी मिल गई, फ्री फॉल भी मिल गई। ठीक है, और वो 90 डिग्री वाला क्वेश्चन भी मिल गया। तो एक ही एयर में आपको सारी चीजें मिल रही हैं, इसका मतलब है सब आगे पीछे रिपीट हो रही हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके वेरिएंट में क्या आता है। ठीक है, लेकिन इनमें से लाजमी कुछ एक आएगा। ठीक है, जितना अभी हमने पढ़ लिया। जी सर। ठीक है, हाँ, अगर डिफिकल्टी उन्होंने बहुत बढ़ानी हुई तो फिर ये होगा कि कम कम मार्क्स के क्वेश्चन वो दे देंगे और चीज़ों को बढ़ा कर देंगे, मतलब मैक्सिमम ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे वो। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को टिपिकल करके और कम कम इनका मार्क्स पेपर देंगे। आसान था। लास्ट ईयर का पेपर आसान था। हाँ, 24 का भी बहुत आसान आया है, अगर आप 24 का पेपर देखो तो आपके पास ये पास पेपर्स सर 24। फिर भी बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स नहीं है, मतलब 20 ही आए मोस्टली बच्चों के, हाँ, मेरे जो सीनियर्स। डिपेंड करता है बच्चे, मतलब क्योंकि बाकी पेपर्स भी होते हैं उनके पास, तो गलती कर देते हैं वो जल्दी में, क्योंकि टाइम भी तो एक प्रॉब्लम होता है वहां पर एग्जाम में, क्योंकि टाइम में भी तो करना है। अब जैसे ये देखो, एक्सेलरेशन 1 मार्क, रिजल्टेंट फोर्स आसान सा है, एक फोर्स अपवर्ड एक फोर्स डाउनवर्ड है, ग्राफ आया है। ठीक है, बस एक्सप्लेन करना है कि हो क्या रहा है। और ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफर है, मोमेंटम है। बाकी फिर ये डेंसिटी और एनर्जी ट्रांसफर आ गया, मतलब इसमें थर्मल भी इंक्लूड है। तो जर्नल से इन्होंने अब इस वाले वेरिएंट में आप देखो बहुत लिमिटेड चीज पूछी है, मतलब 10 मार्क्स और 8 मार्क्स, 18 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ठीक है, मतलब 20, 30, 25, 18 इतने मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ जर्नल फिजिक्स से आता है। सेकंड वेरिएंट पर आप जाओगे तो इसमें भी फोर्स का क्वेश्चन है, इसी तरह से टेंशन वाला। अब ये देखो यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ये वही 90 डिग्री का क्वेश्चन दिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये मतलब कंसेक्यूटिव एयर में रिपीट हुआ है। उसके बाद आप सेकंड फॉर्मूला क्वेश्चन देखोगे, एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, और ये थर्मल से रिलेटेड है। तो शुरू वाला पार्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लाइट में मिस्टेक करते हैं डायग्राम बनाने में। ठीक है, फिर बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम करते हैं क्योंकि उसमें फॉर्मूला याद नहीं होते, या मिक्सअप कर देते हैं कि सर्किट समझ नहीं आया। सर्किट गलत समझा तो पूरे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होते हैं, वो फिर सब एक एक करके मार्क्स डिडक्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने गलत सर्किट को रीड किया तो आप गलत वैल्यूज ही फाइंड आउट कर रहे होते हो। ठीक है, लेकिन मुश्किल नहीं होता।